अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं तब्दीली का सफर। ये तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के पास जब इख्तिदार में आने से कबल उनकी अपनी पेशो हुकूमत की तरह कोई टैक्स इस्लाहात या कोई जामे और ठोस एक्शन प्लान उनके पास भी नहीं था, जिसका कि उन्होंने 100 डेज एजेंडा में वादा किया था। ब्यूरोक्रेसी का तरीका वारदात यह है कि लीडर्स को अवाम से राब्ता मुनक़ता करके गुड गवर्नेंस के लिए इंतहाई ज़रूरी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को हर मुमकिन कोशिश होती है कि उसको टालें, ताकि निज़ाम का सारा कंट्रोल, फ़वाइद, मरात, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस सिर्फ अफसरशाही के गिर्द ही घूमती रहें। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपने इलेक्शन के दिनों में किए गए वादे पर अमल के लिए काफी संजीदा नजर आ रहे हैं और हर दिन ही तकरीबन FBR इस्लाहात के हवाले से कोई ना कोई खबर या बयान जरूर सामने आ रहा है। FBR इस्लाहात की बातें तो पहले भी होती थी, लेकिन होता कुछ नहीं था। क्या अब की बार कोई तब्दीली नजर आएगी? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान FBR में इस्लाहात लाने, टैक्स कल्चर को फरोग देने और इसके जरिए मुल्क की तारीख में टैक्स की ज्यादा वसूली का कोई रिकॉर्ड कायम कर पाएंगे या नहीं? आज के ऊपर हम बात करेंगे और इस पे बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है माहिर टैक्स उमूर अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तोला साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और इस्लामाबाद से ही हमें ज्वाइन किया है साबिक डायरेक्टर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन FBR शाहिद हुसैन असद साहब ने, आपका भी बहुत शुक्रिया। और लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम अब्बास साहब, आप माहिरियाती उमूर के माहिर हैं। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इससे पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आज टैक्स कलेक्शन पर क्या बताया, जरा एक नजर उसके ऊपर डालते हैं। पहले असद उमर साहब ने मईशत से आगाज किया, एक ब्रीफिंग जो है वो काबीना को दी, जो उन्होंने जिस तरह से कहा कि 5,571 अरब रुपया हम साल का टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू से पाकिस्तान के खजाने में आता है। जो बुनियादी चीज़ ये हुई है कि जब 18वीं तरमीम से पहले और बाद की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ी मुख्तलिफ है। पहले वफाक के पास बहुत पैसा होता था, अब हर 10 रुपये में से जो 6 रुपये हैं वो वफाक सूबों को ट्रांसफ़र कर देता है और 4 रुपये वफाक के पास वापस बचते हैं। अब ये अगर 5,571 अरब रुपया जो वफाक की आमदन है, उसमें से बड़ा हिस्सा 2,000 अरब रुपया साल का सिर्फ आपको चाहिए जो कर्जे लिए गए पिछले 10 सालों में, उनका सूद देने में। पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल डेट है वो 84% जो है वो पिछले 10 साल में बढ़ा है। जब पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतें यहाँ पर रहीं, उनमें 84% हमारे कर्जों में इजाफा हुआ और अब 2,000 अरब रुपया हमें चाहिए सिर्फ ये कर्जों का सूद देने के लिए, वरना आप जो है वो डिफॉल्ट कर जाएंगे। इसी तरीके से हमें 1,700 अरब रुपया जो है वो हमारा डिफेंस बजट है, जो रीजन में बहुत कम है। बाकी तमाम ममालिक से हमारा रीजन का जो इंडिया से अगर आप कंपैरिजन करें तो हमारा डिफेंस बजट बहुत कम है। इसको हमें बढ़ा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वसाइल नहीं है। गैस और इलेक्ट्रिसिटी की मद में 600 अरब रुपये का हमें जो है वो खसारे का इस वक्त जो है वो सामना करना पड़ता है। और अगर आप देखें इस हिसाब से तो बजट बनाते वक्त ही जब हम शुरू करते हैं तो तकरीबन 632 अरब रुपए के नेगेटिव से आप बजट शुरू करते हैं। तो ये इस वक्त मईशत का ये वो मईशत है जो हमने इनहेरिट की है। फवाद चौधरी साहब ने कहा वो आपने सुना, इसी पे बात को आगे बढ़ाते हैं। अशफाक तोला साहब, पहले तो जरा ये फरमाइएगा कि 600-650 अरब के डेफिसिट से हम बजट बनाते हैं, थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाया, इसे आप एक्सप्लेन कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बड़ा उन्होंने बात मेरा ख्याल है अधूरी ही छोड़ दी, इसको काफ़ी आगे लेके जाना चाहिए था इनको। देखिए, आपका बजट का जो टोटल हुजूम है वो एक तरफ होता है और आपकी जो FBR की रेवेन्यूज़ हैं, जैसे लास्ट ईयर हमने 3751 अरब रुपए हमने कलेक्ट किए और 565 अरब रुपए के हमने नॉन टैक्स रेवेन्यू, जैसे स्टेट बैंक का प्रॉफिट होता है और इस किस्म के जो आमदन होती हैं उनको हम लेते हैं। तो आप समझ लें 43-4400 बिलियन रुपीस आपको कलेक्शन में आती है। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब ईसाफ का या कोई भी आपको सपोर्टिंग फंड नहीं मिला। अब आप उसको अगर देखें गहरी नज़र से तो डिविजिबल पूल में 3751 अरब रुपए आया आपके पास।
यानी कि जो आपको सूबों में जिसको तकसीम करना है। ठीक है। वो जो फरमा रहे थे वो ये कह रहे थे कि NFC अवार्ड जो 7वां NFC अवार्ड आया था उससे पहले 41.5% सूबों को दिया जाता था, 45.5% उनका हिस्सा होता था और 4% वफाक जो होता था वो अपने कलेक्शन चार्जेस लेता था। वो 4 से घटा के 1% कर दिया और अब 59.5% से 1% कम करें तो 58.5% हम सूबों को दे देते हैं। तो नेट आपका जो फर्क 17% का पड़ा और अगर आप बहुत ही आसान कैलकुलेटर भी अगर आप ले लें तो 3700 और 51 अरब को अगर मैं देखूं तो मेरा ख्याल है कोई अराउंड 500 से 525 अरब का जायद आप उनको देते हो और पिछले साल सिर्फ इस मद में 630 अरब रुपए ज़्यादा गए हैं हमारे। अच्छा, अगर आप देखें इसको इस तनाजुर में देखें तो अगर मैं वो 2700 अरब 4500 अरब से मैं माइनस कर दूं जो इनको हम सूबों को देते हैं तो अब आपके पास वफाक के पास बजट बनाने के लिए अगर 3700 में से मैं 60% उनको दे दूं तो आप खुद हिसाब लगा लेंगे कि ये 1800-1900 अरब तो यही चले गए। वफाक के पास 1700-1800 अरब की कोई केटी रह जाती है, उसमें से 2000 अरब का तो सिर्फ इनका एक्सपेंडिचर ऑन डेट सर्विसिंग है जो फॉरेन और लोकल का है। फिर आपके पास 1100 अरब रुपए का डिफेंस का एक्सपेंडिचर है, फिर आपके पास 600 बिलियन का ये जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंडिचर है, PSDP इसके अलावा 1000 अरब का था जो 600 अरब का रह गया, फिर आपकी जितने भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं इनकी सब्सिडी है। तो उनको टोटल मिला के मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब शायद थोड़ा सा मेरा ख्याल है पूरा कंप्लीट पिक्चर ना पेश कर सके, ये कुल 2000 पे आता है और इसको हम GDP के पैराए में देखते हैं। अगर GDP हमारी 34,000 अरब थी अगर तो उसका 1% एक हिस्सा होता है जो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि 5-5.5% में उसको लेके आए, मगर वो नॉर्मली 6-7% पे आ ही जाता है। तो ये एक मसला होता है। तो ये तकरीबन 2000 के करीब डेफिसिट आप कह रहे हैं, 2000 के करीब जिसमें PSDP और मेरा ख्याल है आप जी मैं आज आपको एक और चीज बता देता हूँ कि शरह सूद में 1% अगर आप इजाफा करते हैं जैसे डिस्काउंट रेट में आज 0.25% हुआ है, उसका इम्पैक्ट आपको 200 बिलियन डायरेक्ट आता है और अगर स्टेट बैंक के प्रॉफिट को मैं निकाल दूं तो 150-160 बिलियन आएगा। तो ये जो आज आपकी जो ये इजाफा हुआ है 0.25% इसकी वजह से 0.25% इसकी वजह से आपको नेट 40 अरब रुपए का खसारा और बढ़ेगा। यानी आज पॉलिसी रेट में स्टेट बैंक ने 25 बेसिस पॉइंट्स इजाफा किया, 0.25% जो है इजाफा हुआ, उससे 40 अरब रुपए आपका जो है खसारे की साइड आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल 40 अरब। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, देखिए एक डेट जर्नी के ऊपर मेरा आर्टिकल छपा है मेरे न्यूज़लेटर में, अगर आप पढ़ेंगे उसको देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। देखिए आपकी डेट की 3 या 4 वजूहत होती हैं जिसकी वजह से ये आपका कर्जा बढ़ता है और कर्जा बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ये होती है आपकी ये कॉस्ट ऑफ NFC। ये पिछले 5 सालों में अगर 10,000 अरब का कर्जा लिया गया उसमें से कम से कम 2800 से 2900 अरब रुपए उन्होंने इंक्रीमेंटल यानी ज्यादा अपने हिस्से से ज्यादा का जो NFC अवार्ड की वजह से हो रहा है उसके उन्होंने पे किए हैं। 3500 अरब उन्होंने PSDP में पे किए हैं और कोई अराउंड 1,500-1,000 अरब के करीब इनका जो US डॉलर की पैरिटी की चेंज की वजह से हुआ है। तो नेट अगर आप देखेंगे और अगर इनकी आप सब्सिडी देख लें तो मेरा ख्याल है 2100 अरब का फर्क पड़ता है कि जो उन्होंने एक्सपेंडिचर साइड पे ज्यादा यूज। ठीक है, शाहिद हुसैन असद साहब, आप FBR से आपका ताल्लुक रहा, आपने पूरे सिस्टम को पूरे निज़ाम को देखा, क्या फेलियर रहा है हमारा? क्यों हम टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान में नहीं हो पाता, टैक्स कल्चर पाकिस्तान में नहीं है, हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ नहीं है, क्यों, कितना बड़ा फेलियर है ये और क्यों हुआ ऐसा? एक तो छोटी सी करेक्शन ये कि जो मेरे नाम के साथ लिखा आ रहा है वो XDG लिखा आ रहा है। मेरी आपसे मुलाकात 2011 में जब थी उस वक्त मैं DG ही होता था, लेकिन बाद में आई रिटायर्ड एज फेडरल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो वो तो एक चीज ठीक है, हम उसको करेक्ट कर देते हैं क्योंकि हम FBR के तनाजुर के हवाले से बात कर रहे थे तो इसलिए मेरे जहन में वही मुलाकात आपकी जो है वो ताज़ा थी। ठीक है, हाँ, बिहार में भी मैं सीनियर मेंबर था। एनीवे, तो
गुजारिश ये है कि हमारा सबसे ज़्यादा इशू ही ये है कि हम डॉक्यूमेंटेशन भी हमने विद होल्डिंग के थ्रू काफ़ी सारी की तो है, लेकिन उसको प्रॉपरली इस्तेमाल करने में कामयाब नहीं हुए। हमें चाहिए ये था कि जितनी हम विद होल्डिंग करते हैं, और हर चीज़ के लिए CNIC यूज़ होता है, और उस CNIC को लेके हम उसे एक स्टैंड अलोन साइड पे छोड़ देते हैं। उस सारे को लिंक करना चाहिए था ऑटोमेशन के थ्रू, और साल भर में मेरी जितनी बिजनेस नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो उसकी मदद से सामने आना चाहिए थी, जिसकी मदद से हम ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस कर सकते थे। जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस जितनी होना चाहिए, आपको पता है, सबको पता है कि हमारी 50% से ज़्यादा इकॉनमी इनफॉर्मल है। अगर हम अपना टैक्स बेस को प्रॉपरली ब्रॉड कर लें तो हमारी डायरेक्ट टैक्स रेशो कम से कम 2-3% बढ़ सकती है। 2-3% का मतलब यह है कि हमें कम से कम 1000 बिलियन रुपया और आ सकता है, विच इज ए बिग चंक ऑफ अमाउंट। तो सर बात तो यही है ना कि आ सकता है, हो सकता है, बड़े बड़े सवाल है इस पे कि बहुत सारी मुमकिनात हैं, लेकिन हुई क्यों नहीं? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, हुई क्यों? मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि उसके लिए हमें चीज़ों को ऑटोमेट करने की ज़रूरत है। ह्यूमनली हर चीज़ पॉसिबल नहीं है। जब क्वांटम चीज़ों का ज़्यादा हो जाता है, आज से 100 साल पहले चीज़ें हाथ से लिखी जाती थी, रजिस्टर हाथ से लिखा जाता था, अब कंप्यूटर के थ्रू होता है। हमारा जो ऑटोमेशन सिस्टम है उसको जरा अपग्रेड करने की जरूरत है। वो हो सकता है सर डोनर एजेंसी से मिलियन ऑफ डॉलर्स आप लोगों को मिले FBR में ऑटोमेशन के लिए, FBR में इस्लाहात के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर आप लोगों को मिले। मेरे ख्याल में वो नारे ज्यादा हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स वाली बात प्रैक्टिकली कोई दुरुस्त नहीं है। 150 मिलियन डॉलर ही थी जब पहले टार 1 आया था, लेकिन उसमें ऑटोमेशन पे उतनी रकम खर्च नहीं हुई जितनी होना चाहिए थी। वो नारा ज्यादा था, एक्चुअल हुआ नहीं था। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नारा ज्यादा था, एक्चुअल ऐसा नहीं हुआ। खुर्रम अब्बास साहब, ये जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, टैक्स कल्चर पनप नहीं रहा। हम टैक्स टू GDP में 10-11% हैं और 22 करोड़ की आबादी में आपके पास सिर्फ 14-15 लाख, जो कि 1% भी नहीं बनते लोग जो है वो इनकम टैक्स देते हैं। क्या कितनी बड़ी नाकामी हमारी टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी की और पॉलिसीज की है। और जो अफसरशाही के हवाले से हमने बात की थी, क्या वो वाकई नहीं चाहती कि इस तरह के निजाम हो? देखिए, सबसे पहला सवाल आपका ये है कि ये हमारी कितनी बड़ी नाकामी है। ये हमारी शायद हमारी 70 साल की जो हमारी रियासत की लाइफ है उसमें सबसे बड़ी नाकामियों में से एक है। लेकिन इसमें शायद अफसर शाही का उतना कमाल नहीं है। इसमें और बहुत सारी फोर्सेस हैं जिन्होंने इस टैक्स के सिस्टम को ठीक नहीं होने दिया या वो उसके रास्ते में रुकावट हैं। लेकिन मैं अभी उन फोर्सेस की निशानदही करना मुनासिब नहीं समझता। एक जो असल इसमें खामियां हैं, मैं उनको पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जो इस वक्त की हुकूमत आई है वो अपने आप को बहुत खुद मुख्तार और बहुत जिम्मेदार और ईमानदार हुकूमत समझती है। तो हमारा बतौर एक्सपर्ट्स एक पर्टिकुलर फील्ड में यही फ़र्ज़ है कि हम उन तक अपनी तजावीज़ पहुँचा दें। तो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि हमारी बेसिकली खामियाँ क्या हैं। देखें, सबसे पहली खामी मैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब असद उमर साहब की एक स्टेटमेंट है जिससे करूंगा, जो पिछले दिनों में उन्होंने LCCI के एक प्रोग्राम में दी, जिसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया, बल्कि ये बात पहली दफ़ा वाशगाफ की है, जो कि बड़ी दिस इज़ ए शॉकिंग स्टेटमेंट फॉर अस, कि उन्होंने ये फरमाया कि एक ऑल द टैक्सेस शैल बी क्लब्ड इनटू वन टैक्स, सिंगल टैक्स, और एक सिंगल टैक्स कलेक्टर होगा उसके लिए, और एक सिंगल टैक्स रिटर्न फाइल करना होगी। उन्होंने ये भी फरमाया कि ये अगले नेक्स्ट बजट जो है 2019-20 उसके लिए ये हम निज़ाम देने जा रहे हैं और प्रपोज करने जा रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज बात है। ये जादू की छड़ी है शायद जो इनके पास इनको कहीं से मिल गई है, जिसे मैजिकल वॉन्ड कहते हैं। ये मैजिकल वॉन्ड घुमाएंगे और ये यूं हो जाएगा। यूं बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। सिंगल ये सारे के सारे टैक्सेस को एक सिंगल टैक्स किस तरह से बनाएंगे? मुख्तलिफ हेड्स हैं, सेल्स टैक्स अलग है, इनकम टैक्स अलग है, फिर इसके अलावा कस्टम्स है, फेडरेशन के अपने टैक्सेस हैं, सूबों के अपने टैक्सेस हैं। यस, ये बात एक काबिल अमल महसूस होती है कि अगर ये टैक्स के निज़ाम में सही इस्लाहात लाना चाहते हैं तो एक सिंगल टैक्स अथॉरिटी बना दें जो सारे टैक्स के हेड्स को डील करे।
और जिसने टैक्स देना है, जो टैक्स पेयर है, उसको टैक्स की रजिस्ट्रेशन से लेकर अपने टैक्स के हिसाबात और ऑडिट्स वगैरह उन सारे सिस्टम्स के लिए एक सिंगल यूनिफॉर्म और सिंपल प्रोसीजर से गुजरना पड़े। वो उसके प्रोसीजर्स को इजी करने के लिए कदम ही एक सिंगल टैक्स अथॉरिटी बनाना है, जिसे हमारे बाद ऐसे एक्सपर्ट्स, हमारे बाद बड़े मोतबर एक्सपर्ट्स नेशनल टैक्स अथॉरिटी भी कहते हैं। तो ऐसी कोई नेशनल या सिंगल टैक्स अथॉरिटी बनाने की बात नहीं की जाती, और ऐसी बातें और ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं जो बिल्कुल नाकाबिले अमल हैं। अगले 50 साल में भी उन पर अमल दरामद। जरा तोला साहब से पूछते हैं। तोला साहब फरमाइएगा, ये सिंगल टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी, सिंगल टैक्स रिटर्न, ये जो बात की जा रही है 2019 के बजट में एक इनकलाबी इकदाम, ये कहां तक सही है? क्या मुमकिनात में शामिल है? ऐसा हो सकता है? नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरा ख्याल है बिटवीन द लाइन हमारे दोस्त जो है ना खुरम भाई, थोड़ा सा उसको मैं एलोबरेट कर देता हूँ जो असद उमर ने आपको कहा है। ये टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन जब बना था, शायद हुसैन असद साहब उसमें काफ़ी एक्टिव रहे मेरे साथ, वो उसकी तजावजात में थी कि नेशनल टैक्स एजेंसी एक बनाई जाए। आफ्टर 18th अमेंडमेंट जो हमने अपने टैक्सेशन निज़ाम का हाल किया है, मेरा ख्याल है उसको बिल्कुल खुरम ने सही कहा कि अगले 10-20 साल तो लग जाएंगे उसको दोबारा अपने पहिए पे लाने के लिए। अच्छा, मगर इसको शॉर्टकट में करने के लिए इमरान, आपकी गोल्डन जुबली की जो पब्लिकेशन हुई थी, आपको याद होगा, एक काफ़ी थिक वॉल्यूम में एक पब्लिकेशन आई थी जो बिजनेस रिकॉर्डर की गोल्डन वॉल्यूम बिल्कुल उसमें था। उसका मेरा एक आर्टिकल है, उसका नाम है बियॉन्ड आउट ऑफ बॉक्स। उसमें एक्चुअली असद उमर का जो कहना है, वो मेरी भी इनसे बात हुई है, इट इज़ वेरी मच प्रैक्टिकल कि हम उसको लेके चलेंगे एक सिंगल क्लियरिंग हाउस को। जैसे आप देखेंगे ना, स्टेट बैंक का क्लियरिंग हाउस है, इस तरीके से निफ्ट का एक क्लियरिंग हाउस है। ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि इसको एक क्लियरिंग हाउस बना दें और तमाम सूबों के टैक्स, बिल्कुल जो पेमेंट एंड डिपॉजिट है ना आपकी, वो एक जगह होनी चाहिए। ये ना होना चाहिए कि हर को अपनी अलग दुकान खोल के बैठे। और सिंगल रिटर्न के अंदर आपका अगर एसआरबी भी भरना है, आपको सेल्स टैक्स भरना है, आपको इनकम टैक्स भरना है, व्हाटएवर मोडस ऑपरेंडी विल बी देयर, इट विल बी देयर। आप सिर्फ विदहोल्डिंग टैक्स भी इसमें जमा करा सकते हैं 7 दिन बाद, आप महीने दिन बाद सेल्स टैक्स भी जमा करा सकते हैं। तो वो एक ऑटोमेटेड सिस्टम होगा जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी, वो डिस्ट्रीब्यूशन तमाम सूबों को और फेडरेशन को हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं खुर्रम कि ये तो नहीं हो सकता कि जो आफ्टर 18th अमेंडमेंट अनलेस यू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी दोबारा बन जाए। और बिल्कुल सही है, सर्विसेज सेल्स टैक्स है वो सूबों के डोमेन है, वो सूबों को मिलेगा। जो फेडरल कंसोलिडेटेड, जो फेडरल आपका डिविजिबल पूल है, उसका जो शेयर है वो भी मिलेगा। मगर इस वक्त झगड़ा ये हो रहा है कि आज NFC अवार्ड का सिंध क्लेम कर रहा है कि जी हमें 90 बिलियन नहीं मिला, कि खैबर पख्तूनख्वा क्लेम कर रहे हैं 110 बिलियन नहीं मिला। तो उन सब को उसी फंड से इमीडिएटली डिसबर्समेंट हो जाए, क्लियरिंग आसान हो, और सबसे बड़ी बात वो उनके डिस्प्यूट्स अपनी जगह। मसला ये होगा कि एक टैक्स पेयर को आसानी होगी कि वो वन विंडो ऑपरेशन के तहत वो तमाम निजाम को अपने ऑफिस से कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, अब जाहिर है कि अगर ये ऐसा मुमकिन है या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे आगे प्रोग्राम को। शाहिद हुसैन असद से हमारा ये सवाल होगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शाहिद असद साहब, तोला साहब ने बड़ी आइडियल एक बात की कि ऐसी अथॉरिटी का क़याम, नेशनल टैक्स अथॉरिटी का क़याम, जो कि इससे पहले भी उसको डिस्कस किया जाता रहा है। आप समझते हैं कि ये एक वर्केबल सोल्यूशन होगा, ऐसा मुमकिन है? जी, जिस तरह से तोला भाई ने कहा, एक्चुअली टैक्स तो सारे एक नहीं किए जा सकते इतनी आसानी से, लेकिन इसको एक बॉडी की हैसियत से इस्तेमाल तो यकीनन किया जा सकता है। इस वक्त ख़ास तौर पे 18th अमेंडमेंट के बाद जो हमें दुश्वारी पेश आ रही है जो टैक्स पेयर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसको एक की बजाय 6 जगह पे कंप्लायंस देना पड़ती है। उसको FBR को भी रिटर्न फाइल करना पड़ती है, उसको SRB को भी, PRA को भी,
KPK की टैक्स अथॉरिटी को भी, बलूचिस्तान की टैक्स अथॉरिटी को भी, और कल को आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भी फाइल करना पड़ेगी। तो उसकी ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल हुई हुई है, टैक्स की एडजस्टमेंट्स लेना उसके लिए प्रॉब्लम होता है। अगर ये टैक्सेस पहले की तरह FBR ही कलेक्ट करे, लेकिन जो कुछ भी 18th अमेंडमेंट में उनका हिस्सा मुकर्रर है सूबों का, वो रेलेवेंट हिस्सा उनको चला जाए। अगर सर्विसेज पे टैक्स उनका है तो उन्हीं को वो सर्विसेज वाला टैक्स जाए, बट उसकी रिटर्न एक FBR को आए। इसी तरह से जितने लोकल टैक्सेस हैं हद्दुल वसा उनको मर्ज करके कम करना चाहिए और उनको FBR इकट्ठा करे। लेकिन एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि FBR की अपने जो टैक्सेस हैं, इस वक्त सिर्फ इनकम टैक्स में विद होल्डिंग की हमारी 60 से ज़्यादा प्रोविजंस हैं, उनको कम करने की ज़रूरत है और विद होल्डिंग के रेट्स कम करने की ज़रूरत है ताकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो। हुकूमत का ये इक़दाम इस वक्त एक बहुत मुस्तहसन हुआ है कि उन्होंने साल में 12 विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स की बजाय 2 दफ़ा की इजाज़त दे दी है। लेकिन 60 से ज़्यादा विदहोल्डिंग टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, इनको हमें कम करने की ज़रूरत है। ठीक है। और इसी तरीके से गवर्नमेंट की जो माशी पॉलिसियाँ, 1 मिनट, माशी पॉलिसियों को ठीक करने की ज़रूरत है कि जिस इलाके में कपास होती थी उस इलाके में जिन लोगों को लगा कि यहाँ से ज़्यादा शुगर मिल लगाने से मुनाफा है तो पॉलिटिशियनों ने वहाँ पे शुगर मिलें लगा ली। नतीजा क्या हुआ कि शुगर आप बेचते एक्सपोर्ट करते हैं सब्सिडी देके, और कपास आप सबसे ज्यादा दुनिया में अच्छी पैदा करते थे वो आपने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इन चीजों को भी बदलने की जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल उलट हो गया निजाम। नाउ खुरम साहब, बात सर ये है कि आप इतनी सारी जो टैक्स अथॉरिटीज की जो हम बात की, इससे पहले जब टैक्स ऑन सर्विसेज नहीं शुरू हुआ था प्रोविंस में, आहिस्ता देखा कि हमने सिंध रेवेन्यू बोर्ड आया और सिंध रेवेन्यू बोर्ड के उनकी जो परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही, सूबों का कलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा। तो ऐसे में दोबारा एक सिंगल अथॉरिटी की तरफ जाना ये बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं क्रिएट हो जाएगा, और फिर कैपेसिटी कंस्ट्रेंट जो है, अगर FBR इतना ही बहुत ज्यादा मुस्तैद होता तो बात तो पहले ही बहुत अच्छी हो चुकी होती, आज हम रोक क्यों रहे होते? देखिए, जो सूबों के टैक्सेस हैं, ये सूबे उसमें एक सिंगल टैक्स अथॉरिटी कायम करें। इसी तरह से जो फेडरेशन के टैक्सेस हैं वहाँ फेडरेशन की एक सिंगल टैक्स अथॉरिटी होनी चाहिए या टैक्स कलेक्टरेट होना चाहिए। तो इसमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम की बात नहीं है। सूबों के अपने टैक्सेस हैं, वफाक के अपने हैं, वफाक का अपना इदारा हो, सूबों का अपना इदारा हो। लेकिन यहाँ असल मसला कुछ और है। अगर हुकूमत वाकई अपनी टैक्स बेस बढ़ाना चाहती है और मुल्क में टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा करना चाहती है तो उसके लिए टैक्स की कलेक्शन के सिस्टम में जो रिफॉर्मेशंस हैं, अगरचे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, मगर इस हदफ को अचीव करने के लिए ये वाली रिफॉर्मेशन बहुत छोटा अमर है, बहुत छोटा। जो बहुत बड़े बड़े बुनियादी काम है टैक्स बेस बढ़ाने के लिए और रेवेन्यू कलेक्शन को इंप्रूव करने के लिए, वो है आप मुल्क की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाएं। मुल्क की प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो जो बढ़ती चली जाती है, प्रोपोर्शनेटली गवर्नमेंट की रेवेन्यू कलेक्शंस उतनी ही बढ़ती चली जाती है। अब जरा कुछ सर अब जरा कुछ बुनियादी चीजों की तरफ आ जाते हैं। बुनियादी सवाल जो बड़े आजकल कहे जा रहे हैं। तोला साहब, खान साहब जो हैं, इलेक्शन से पहले एक बड़ा उनका एक स्टांस होता था कि FBR में हजारों रुपए की यौमिया करप्शन है और हजारों रुपए जो है वो करप्शन की नजर हो रहा है। क्या PTI हुकूमत आने के बाद वो करप्शन खत्म हो गई? अगर वो करप्शन खत्म हो गई तो रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर वो आदाद शुमार क्यों नहीं है? क्यों आज अगेन हम टारगेट्स पूरे नहीं कर पा रहे? या फिर वो एक सिर्फ पॉलिटिकल नारा था? असल सूरत हाल क्या है? शायद इमरान सुल्तान कभी भी उस वक्त तक सॉरी वो भी बड़ा अच्छा हमारा दोस्त है। सो जाता हूँ। आपने मुझे जगाया हुआ है तो ये आप भुगते भी हो। तो एक्चुअली आपको मैं एक बात बता रहा हूँ कि प्लीज़ ये नारा अगर कोई भी लगाता है कि करप्शन है, साबित की जाए। और करप्शन होने के साथ ठीक है, मैं नहीं कहता कि कोई नेक परवीन बैठे हुए वहाँ पर, शॉर्टफॉल क्यों आया मुझे आज तक ये समझ नहीं पड़ रही है। और ये मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जो आपका टारगेट था दिसंबर का 469 बिलियन का, उसमें से आपको 402 बिलियन मेरा ख्याल है, जो मेरी मोहतात अंदाज़ा है, बिल्कुल जो मेरे पास कंफर्मेशन है वो मिली। दिसंबर टू दिसंबर 21 अरब रुपए का आपका फ़र्क आ जाना, मेरा ख्याल है कम कलेक्ट होना, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है उस कैपेसिटी पे कि जो हम कह सकते हैं कि हम बिल्ड करेंगे। मेरा ख्याल है इकोनॉमिक एक्टिविटी के स्लो डाउन होने की वजह से
काफ़ी हद तक प्रॉब्लम आए। और ये जो मिनी बजट या आप इसको कहेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पैकेज, वो मेरा ख्याल है इसको बूस्टर देने के लिए किया गया, मगर मैं समझता हूँ ये नाकाफी है। रेवेन्यू साइड पे अभी भी जो डेंट है उस मिनी बजट में उसका तस्करा नहीं है कि वो डेंट जो है वो कैसे कवर होगा, रेवेन्यू डेंट। आप शायद मैं आपको दो चीज बता देता हूँ। एक तो आप कह रहे हो ना जो 439 बिलियन का हमारा, अब मुझे कंफर्म है कि अब जाग रहा हूँ, फिगर याद आ गए। 4398 बिलियन का मेरे पास इमरान मेरे पास पड़ा हुआ है अपना टारगेट। और आज की डेट में मुझे नहीं पता जनवरी आज क्लोज किया उन्होंने कितने पे किया है, इंक्लूडिंग जनवरी, अगर मैं उस टारगेट को अचीव करना चाहता तो 433 बिलियन पर मंथ मुझे कलेक्ट करने थे। मैंने एक एनालिसिस की है, हमने अपने फ्यूचर एनालिसिस की है। और अगर मुझे लगता है अगर हम IMF के पास गए, IMF के पास जाते ही हमारे पास एक बहुत बड़ा एक तूफान आने वाला है और आपका डॉलर मेरा ख्याल 150 होगा, फिर अगले साल 159 और उससे अगले साल 168। और आपके जो कर्जे होंगे ये 3 सालों में 12,000 बिलियन के कर्जे ले चुके होंगे एज कंपेयर टू 10,000 बिलियन मुस्लिम लीग नून के और 6,000 बिलियन पीपल्स पार्टी के। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आपकी इन्फ्लेशन होगी, आपका GDP ग्रोथ कम हो जाएगा और आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। अब ये डिमांड सप्लाई कहाँ तक मीट कर सकते हैं? टैक्सेशन का निज़ाम जहाँ तक है, मैं समझता हूँ टैक्सेशन की रिफॉर्म्स ऐसे नहीं आएंगी। टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन ने काफ़ी अच्छी दी थी चीज़ें, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कमीशन बना हुआ है, उसकी हम कोशिश कर रहे होते हैं कि जितना जल्दी मीटिंग करके एक हमने एक शेड्यूल दिया है इनको कि जी SME का सिस्टम आप अलग कर दें। मगर आप मुझे टैक्स बेस बढ़ाने की क्या बात करेंगे? एक आपकी 20% ऑफ द GDP है इमरान भाई एग्रीकल्चर, इट इज कंट्रीब्यूटिंग लेस देन 1% ऑफ योर टैक्स। आपकी 18% ऑफ द GDP है रिटेलर, इट इज कंट्रीब्यूटिंग 1%। ठीक है, तो फिर आप कौन सी टैक्स, कौन से जैसे से आप जैसे से वो मिल्क द ओल्ड काउ। ठीक है, आ जाते हैं इसी के ऊपर। शाहिद हुसैन असद साहब एक बड़ी हॉरिफाइंग IMF में जाने के बाद तोला साहब पेश कर रहे हैं और साथ ही साथ एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं है, रिटेलर के ऊपर टैक्स नहीं है। ये वो बुनियादी फ्लॉज हैं जिन्होंने पाकिस्तान में टैक्स कल्चर को फरोग ही नहीं पाने दिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे जवाब चाहेंगे। वेलकम बैक। शाहिद असद साहब एक बड़ी हौलनाक पिक्चर जो है तोला साहब इस वक्त IMF के बाद दिखा रहे हैं और साथ ही साथ जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स है नहीं, 1% भी हमारा जो है वो उसमें रेवेन्यू कलेक्शन में नहीं आता। दूसरा रिटेल बिजनेस जो है, रिटेलर जो है वो टैक्स नेट से बाहर है। फिर हम खाक हम रिफॉर्म्स करेंगे, खाक हम कल्चर फरोग देंगे टैक्स का, जब इतने बड़े बड़े सेगमेंट जो है वो बाहर हैं। जी, ये तोला साहब सही कह रहे हैं, तकरीबन 20% के करीब हमारा एग्रीकल्चर का शेयर है, लेकिन टैक्स का शेयर उसमें लेस देन 1% है। इसका तरीक़ेकार ये है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें फेडरल गवर्नमेंट को टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन सूबों को ही उसको इफेक्टिवली रिटर्न एनफोर्स करना चाहिए। उसकी भी यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम होनी चाहिए और हर ज़मींदार को अपनी रिटर्न में अपनी इनकम डिक्लेयर करनी चाहिए। आपको उसूलन तो किसी भी शुबे को आउटराइट एग्जाम्पशन नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पशन की लिमिट मुकर्रर होनी चाहिए कि 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है। अगर मैं 500 एकड़ एग्रीकल्चर इनकम से ये दिखाता, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी से ये दिखाता हूं कि मेरी इनकम 12 लाख से कम है तो ठीक है मैं टैक्स ना दूं, लेकिन फिर मैं अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी दूं, अपने एक्सपेंडिचर भी एक्सप्लेन करूं कि मैं लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में कोठियां कैसे बनाता हूं, मैं लैंड क्रूजरों पे कैसे फिरता हूं, अगर मेरी आमदनी इतनी नहीं है। दूसरी तरफ जितने रिटेलर्स हैं, हमारा को 55% जो है वो सर्विस सेक्टर कहलाता है, जिसमें ये रिटेलर और होलसेलर सब आते हैं। इनका टैक्स का शेयर भी कोई तकरीबन 20% बनता है। इनको ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस यही है कि इनमें से बहुत सारे लोग इनफॉर्मल सेक्टर में हैं। इनको कहां से आपने पकड़ना है? आपने पकड़ना है ये लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कारें खरीदते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं जहाजों से। सर बड़ी कोशिशें हुई आपके दौर में भी बड़ी कोशिशें हुई कि वो 7 लाख पोटेंशियल टैक्स पेयर मौजूद हैं। मेरी बात सुनो यार, और बीच में नहीं मेरी बात सुनो, प्रोग्राम में बात जी।
पहले एक बात कंप्लीट होने दे। देखें, हमारे पास ये डाटा है, हमारी जो ऑटोमेशन एजेंसी है, हमें उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए और इस डाटा को इकट्ठा करके इन लोगों को टैक्स करना चाहिए। अपनी डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन मैं यकीन से कहता हूं कि 1000 बिलियन के करीब इससे हो सकती है। खुर्रम साहब, हमेशा एक सेंटेंस, अगर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रिटर्न को प्रॉपर्ली एनफोर्स किया जाए तो जो लूप होल्स हैं कि जो लोग अपनी बिजनेस की इनकम को साइफन आउट करते हैं ये कह के कि मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, उसका रास्ता हम रोक सकते हैं। ठीक है खुर्रम साहब, किस तरीके से करेंगे? ये जो पार्लियामेंट के अंदर लॉबीज पूरी बैठी हैं, इतने बड़े बड़े जमींदार जागीरदार बैठे हुए, ये नहीं करने देते। 7 दिहाइयां हो गई इस मुल्क में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं लगा। आप इनके रिटर्न फाइल वो देखें, जो गोशवारे ये असेंबली में पेश करते हैं, 2000-4000 टैक्स पे करते हैं और राज करते हैं पूरे पाकिस्तान पे। जी खुर्रम साहब, देखें, इस मुल्क में सिर्फ अब फ्यूडल लॉर्ड्स माफिया नहीं रहे, वो तो बड़ी पुरानी बात हो गई है। अब तो नित नई माफियाज आ गई हैं। अब तो हाउसिंग सोसाइटीज माफियाज हैं। अब तो इस मुल्क में ऑटो जो मोटिव्स हैं उनकी माफियाज हैं। अब तो IPPs माफियाज हैं। अब तो बहुत बड़ी मैं कहूं कि बलाएं हैं जी। अब तो फ्यूडल लॉर्ड्स बहुत पीछे रह चुके हैं। ठीक, मसला ये है कि आपको इस तरह के जो टैक्स की कलेक्शन के काम है उनमें से शेर हासिल रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आप एक छोटा सा केक है, उसका पीस काटते काटते अपने लिए हुकूमत ज्यादा बड़ा पीस लेती चली जाएगी, जो पीछे प्रोड्यूसर है उसके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। असल में मसला यह है कि इस मुल्क में प्रोडक्टिव फोर्स को बढ़ाना होगा। 1857 में पहले भी ये तजर्बा हो चुका है। इस मुल्क में एक हुकूमत थी, चाहे वो फौरन थी, उसने देखा वो टैक्स कलेक्शन करती करती उसने लोगों को 1/3 पॉपुलेशन उसने भूख से मार दी और फिर उन्होंने देखा कि हम तो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं, म्यूटनी हुई, तबाही हुई। तो उनको अकल आई और उन्होंने इसी हित्ते की प्रोडक्टिव पावर को 10 टाइम्स बढ़ा के दिखाया और अपनी रेवेन्यू कलेक्शन से 10 टाइम्स ज्यादा की। साहब, लास्ट कमेंट चाहूंगा। ये इतनी बड़ी बड़ी बलाओं का जो तस्करा किया खुर्रम ने, आप समझते हैं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो इनको काबू कर पाएगी बावजूद इसके कि बहुत बड़े बड़े? सर, आपको पता है 15 दिन में IG चेंज हो जाता है। ईमानदार तरीन IG ताहिर खान 15 दिन में ऐसे तो नहीं चेंज होता ना। नासिर दुरानी ऐसे तो इस्तीफा नहीं देता। अगर ये लॉबीज ना होती तो क्या ये पीछे होता कि जी मेरे इलाके में मेरा SHO और मेरे पटवारी होंगे? चाहे कोई भी हुकूमत में आ जाए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ये लॉबीज को कैच द बुल बाय इट्स हॉर्न इज वेरी डिफिकल्ट। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप इन लॉबीज को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक आप कोई हार्श एक्शन नहीं लेंगे, आपकी हुकूमत आए जाए, आपको ईमानदाराना तौर पे काम करने की सलाहियत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो हालात हैं जो इस वक्त एक्सपर्ट्स ने हमें दिखाए कि सूरत हाल उतनी आइडियल नहीं है और उतनी हो भी नहीं सकती जब तक एक बहुत पुख्ता अज़्म सामने ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम अब्बास, शाहिद हुसैन असद और अशफाक तुल्ला आज के प्रोग्राम में रहे। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।